तो सोचिए, भारत को अचानक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों से एक ऐसा न्योता मिलता है जो उसे एक बहुत बड़े दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। ये शांति बोर्ड आखिर है क्या और क्यों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक परीक्षा बन गया है? चलिए इसी को आज थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अच्छा, ये शब्द देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस निमंत्रण पत्र से हैं जिसमें इस बोर्ड को अब तक का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बताया गया है। सिर्फ इन शब्दों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है और इसके पीछे की सोच कितनी बड़ी है। तो इतनी बड़ी घोषणा के बाद सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये शांति बोर्ड है क्या भला, और ये अचानक से आया कहां से? देखिए, अगर हम इसकी आधिकारिक परिभाषा की बात करें तो इस बोर्ड का मिशन है संघर्ष वाले इलाकों में स्थिरता और शांति कायम करना, और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है गाजा पट्टी का प्रशासन और उसका फिर से निर्माण करना। और ये सब कुछ आप जानते हैं बहुत तेजी से हुआ। गाजा में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर ये प्रस्ताव आया और उसे संयुक्त राष्ट्र से हरी झंडी भी मिल गई। इससे ये साफ पता चलता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति काम कर रही है। अब इस बोर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, ये काफी दिलचस्प है। इसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े राजनेता हैं, तो दूसरी तरफ अजय बंगा जैसे बड़े फाइनेंसर और साथ ही मिडिल ईस्ट के अहम डिप्लोमेट्स भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये राजनीति, पैसा और कूटनीति का एक ऐसा मिश्रण है जो इसे बहुत शक्तिशाली और हाँ, विवादास्पद भी बनाता है। और यहीं से असली विवाद शुरू होता है। क्यों कुछ लोग इसे एक समानांतर यूएन या पैरेलल यूएन कह रहे हैं, और क्यों इसकी लेजिटिमेसी यानी इसकी वैधता पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं? ये देखिए, ये पारंपरिक ग्लोबल सिस्टम से एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहां संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सबकी सहमति के सिद्धांत पर काम करता है, वहीं ये बोर्ड एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है जिसमें कुछ चुनिंदा देशों को ही बुलाया गया है और यहाँ फैसले अमेरिकी नेतृत्व में लिए जाएंगे। तो जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका तर्क ये है कि ये सिर्फ एक नई कमेटी नहीं है, बल्कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक सीधी चुनौती है। उनका मानना है कि ये संयुक्त राष्ट्र को कमजोर कर सकता है और दुनिया की ताकत को कुछ ही हाथों में समेट सकता है। तो इस नए और ताकतवर ग्लोबल संगठन में एक परमानेंट सीट की कीमत क्या हो सकती है? $1 अरब। जी हाँ, $1 अरब। ये एक तरह से पे टू प्ले मॉडल की तरफ इशारा करता है। मतलब जिसके पास पैसा है, ग्लोबल फैसलों में उसकी आवाज सुनी जाएगी। और ये एक ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जहाँ दुनिया की नीतियाँ सिद्धांतों से नहीं बल्कि पैसे से तय होंगी। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भारत पर। नई दिल्ली को भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने का न्योता मिला है और यहीं से भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा शुरू होती है। ये एक ऐसा दाव है जिसमें भविष्य में फायदा भी बहुत बड़ा हो सकता है और नुकसान भी। अब इस दुविधा को ठीक से समझने के लिए हमें भारत की विदेश नीति के 2 मूल सिद्धांतों को याद रखना होगा। भारत ने हमेशा से एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन किया है और भारत यूएन के बाहर किसी भी सैन्य शांति मिशन का हिस्सा नहीं बनता। ये हमारे दशकों पुराने सिद्धांत हैं। तो भारत सचमुच एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है व्यावहारिकता से जुड़े फायदे, जैसे कि एक नई ग्लोबल हाई टेबल पर सीट मिलना, अमेरिका से रिश्ते मजबूत होना, और दूसरी तरफ है अपने सिद्धांतों से समझौता करने का खतरा। मतलब ये व्यावहारिकता और सिद्धांत के बीच की एक सीधी टक्कर है। तो ऐसे में इस मुश्किल कूटनीतिक चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास रास्ते क्या हैं? मोटे तौर पर भारत के सामने 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, साफ इनकार कर देना। इससे सिद्धांत तो बच जाएंगे, लेकिन इस अहम ग्रुप से अलग थलग पड़ने का खतरा है। दूसरा, पूरा समर्थन देना, जिससे अमेरिका के साथ प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन यूएन को कमजोर करने का आरोप भी लगेगा। और फिर आता है तीसरा रास्ता, जिसे सदा हुआ जुड़ाव कहा जा रहा है। इसका मतलब है बिना पूरी तरह हामी भरे या सेना भेजे सिर्फ कूटनीतिक तौर पर इससे जुड़ना। तो आखिर में ये फैसला सिर्फ एक बोर्ड में शामिल होने या ना होने का नहीं है। ये असल में इस बात की परीक्षा है कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति के तौर पर अपने पुराने सिद्धांतों और भविष्य की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगा।